हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। मैं आपका दोस्त चंदन आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 यानी कि क्लास 12वीं के बायोलॉजी के चैप्टर संख्या 2, जिसका नाम है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिंग प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के हम एक विशेष टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है आपका परागकण, उसके बारे में हम लोग डिटेल करने वाले हैं। तो चलते हैं आप लोग वीडियो में और देखते हैं कि ये परागकण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका निर्माण वगैरह जो है होता है वो कैसे होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये पुष्प का डायग्राम दिया गया है। इस पुष्प में एक अड़हुल का या हिबिस्कस का एक पुष्प का डायग्राम दिया गया है, जिसमें आप लोग ये जो पूरा पार्ट्स होता है ये नर जनन भाग है, जिसको आप लोग ये नर जनन भाग है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं एंड्रोसियम। सबको मिलाकर के क्या कहते हैं एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम के इकाई को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम के इकाई को हम लोग कहते हैं स्टेमेन, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं तो पुंकेसर। तो जब आप पुंकेसर का टीएस स्ट्रक्चर, और टीएस स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, अगर इनके बारे में आपको जानना है तो हमारे जो पिछले वीडियो जो अपलोड किए गए उनमें जाकर के आप इनका पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो ये स्टेमेन है, और एक स्टेमेन में आपका 3 पार्ट होता है, एंथर, एक कनेक्टिव, और एक आपका जो होता है वो फिलामेंट। एक क्या होता है आपका फिलामेंट होता है, फिलामेंट। तो ये 3 पार्ट जो होते हैं, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं तंतु, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजक या संयोजी या संयोजक इसको बोला जा सकता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं तो परागकोश। तो परागकोश का जब हम टीएस स्ट्रक्चर जब देखते हैं तो उसमें हमको ये 4 आपको बॉक्सेस या 4 चेंबर या फिर 4 आपका कोष्ठक दिखाई देता है, और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर बीजाणुजन उत्तक होते हैं। बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका के पास क्षमता है कि वो आगे चल करके क्या बना सकती है, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही और क्या कहा जा सकता है, पॉलन मदर सेल, जिससे कि परागकण का निर्माण होता है। तो उनकी वो मातृ कोशिका होती है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो एंथर होता है, इस एंथर वाले पार्ट्स में जो थीका होते हैं, और उसके अंदर जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, लघु बीजाणुधानी, उस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होते हैं, वो लघु बीजाणुधानी के अंदर आपके स्पोरोजेनस टिश्यू यानी कि बीजाणुजन उत्तक जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो बीजाणुजन उत्तक होते हैं, ये बीजाणुजन उत्तक, इसी के अंदर ये जो संरचना आप लोग देख रहे हो, इसी के अंदर बीजाणुजन उत्तक जो है वो पाए जाते हैं। अब ये जो बीजाणुजन उत्तक होती है, उसकी प्रत्येक कोशिका के पास ये क्षमता है, बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका के पास क्षमता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा, इसे हिंदी में कहा जाएगा लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ये लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका होती है उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल को ही दूसरी भाषा में या फिर इसका दूसरा नाम क्या बोला गया है, पोलन ग्रेन मदर सेल या पोलन मदर सेल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पीएमसी। अब ये जो पीएमसी जो सेल होते हैं, ये पीएमसी सेल में डिवीजन के पश्चात इनसे जब इससे आपका अर्धसूत्री विभाजन वगैरह जब चलता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर जब 4 की संख्या में जब एक साथ रहते हैं या फिर बनते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्यों बोला गया, हिंदी में अगर हम बात करें कि हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्टक भी लिखा गया है एनसीईआरटी में, और लघु बीजाणु चतुष्क भी लिखा गया है। तो ये लघु बीजाणु चतुष्क है, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो माइक्रोस्पोर टेट्राड है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 4 की संख्या में उपस्थित है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले इसके अंदर जो लघु बीजाणुधानी के अंदर, इस संरचना के अंदर लघु बीजाणुधानी होती है। ये छोटा छोटा जो बॉक्सेस दिखाई दे रहा है, ये लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, बीजाणुजन उत्तक होते हैं, और उनकी जो प्रत्येक कोशिका होती है वो क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे चल करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देगा, या लघु बीजाणु चतुष्टक बना देगा, या चतुष्क बना देगा। ये बनाएगा तो माइक्रोस्पोर ही, लेकिन 4 की संख्या में बनाता है, इसलिए एनसीईआरटी ने इसके लिए क्या लिखा है, लघु बीजाणु चतुष्क। तो यहां से जो यहां तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, यहां से यहां तक के प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कोई आपसे पूछे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, एमएमसी से या पीएमसी से, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु, क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बनने तक की क्रिया क्या कहलाता है, बनने तक की क्रिया कहलाता है लघु बीजाणु जनन। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहेंगे, लघु बीजाणु जनन कहेंगे।
लघु बीजाणु जनन, है ना। अब ये लघु बीजाणु जनन बन गया। ये लघु बीजाणु जो जनन होते हैं ये एक साथ उपस्थित होते हैं और यही लघु बीजाणु, प्रत्येक जो लघु बीजाणु है वो आगे चल करके परागकण में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली बात ये जो लघु बीजाणु है, ये जो लघु बीजाणु जो चतुष्टक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं या माइक्रोस्पोर जो टेट्राड एक साथ देख रहे हैं, ये कैलोज है। ये जो चीजें हरी हरी आपको जो दिखाई दी गई है वो ये क्या है, कैलोज है। तो कैलोज क्या करता है ना कि 4.5 के 4 लघु बीजाणु को एक साथ करके रखता है, एक साथ जोड़ करके रखता है। अब ये जो कैलोज है, ये कैलोज कैलेज एंजाइम के उपस्थिति में इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, कैलोज ये कैलोज की बनी है और कैलोज को जब तोड़ोगे तब आपका लघु बीजाणु अलग होगा, सेपरेट होगा, फिर जाकर के वो पॉलन ग्रेन या परागकण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसे कौन सा एंजाइम तोड़ेगा, इसे तोड़ेगा कैलेज एंजाइम। ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, कैलेज को ब्रेक डाउन कर देगा। अब इससे क्या होगा, इससे एक ये होगा कि इससे जो सारे जो लघु बीजाणु है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब ये जो लघु बीजाणु जो सेपरेट हुए हैं, ये जो लघु बीजाणु जो क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं, ये लघु बीजाणु आगे चल करके किसका निर्माण कर लेगा, परागकण का। किसका निर्माण कर लेगा, परागकण का। किसका निर्माण करेगा, परागकण का। तो ये बन जाता है आपका परागकण। ये क्या बन जाता है, परागकण। अब ये जो प्रोसेस है लघु बीजाणु से परागकण, और परागकण को क्या बोला गया है, मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोदभिद कहते हैं। यानी कि एक डिफिनीशन यहां से बनेगा, एक डिफिनीशन यहां से बनता है। इस डिफिनीशन का या इस प्रोसेस का नाम है आपका माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला गया, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या होता है, लघु बीजाणु से परिपक्व रूप से परागकण बनना। और परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है आपका नर युग्मकोदभिद का। तो नर युग्मकोदभिद यानी कि मेल गैमेटोफाइट, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट। तो जो ये प्रोसेस क्या हो गया कि लघु बीजाणु से मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट है क्या, परागकण। तो हम कहेंगे कि लघु बीजाणु से नर युग्मकोदभिद या परागकण बनने की जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यानी कि लघु युग्मक जनन। हिंदी में इसे क्या बोल देंगे, हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे लघु युग्मक जनन। क्या बोल देंगे इसे, लघु युग्मक जनन बोल देंगे। तो यहां तक का प्रोसेस क्या हो गया, परागकण का बनना। तो आपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, आपने एक टॉपिक डिस्कस किया एक आपका लघु बीजाणु जनन, और दूसरा आपने टॉपिक डिस्कस कर लिया लघु युग्मक जनन। तो ये दो टॉपिक जो है वो आप लोग अभी डिस्कस किए हो, लघु युग्मक जनन और लघु बीजाणु जनन। तो लघु युग्मक जनन होने से क्या बनेगा, परागकण। लघु बीजाणु जनन होने से क्या बनेगा, लघु बीजाणु या लघु बीजाणु टेट्राड बन जाएंगे, जो कैलोज के कारण एक दूसरे के साथ रहेंगे। जब कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब टूट जाएगा तो सारे जो आपका लघु बीजाणु वो सेपरेट हो जाएगा और फिर वो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस प्रोसेस अपनाएगा, यानी लघु युग्मक जनन अपनाएगा। और इसके पश्चात ये जो परागकण होते हैं, ये परागकण जो होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो लघु बीजाणु होते हैं किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परागकण में। परागकण को कहते क्या है, मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोदभिद। तो इतनी संरचना जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब एक परागकण का स्ट्रक्चर यहां से देखिएगा। एक परागकण को जब हम देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हमें वो दिखाई देती है। तो एक परागकण में ये जो आप लोग बाहर वाला जो स्ट्रक्चर देखते हो, इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, जो ब्लैक वाला है, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्काइन। क्या कहते हैं, स्काइन। ये जो स्काइन जो लेयर होती है, ये स्काइन लेयर को हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं, या फिर एनसीईआरटी ने इसे क्या लिखा है, इसे लिखा है बाह्यचोल। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, बाह्यचोल। तो ये स्काइन वाली हो गई। और उसके बाद जो अंदर वाली जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं अंतःचोल। हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं अंतःचोल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अंतःचोल बोलते हैं। तो ये हो गया आपका अंतःचोल। अब इसमें एनसीईआरटी ने जो पॉइंट्स इसके बारे में बताए उनके बारे में जरा समझिएगा। परागकण का जो आउटर लेयर है या जो आउटर मोस्ट लेयर जो दिया गया है, जिसको हम लोग स्काइन या बाह्यचोल कहते हैं, वो किसकी बनी है, ये बनी होती है आपका स्पोरोपोले
नीन की। किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की बनी है। आप इसे हिंदी में बोलो या फिर इंग्लिश में बोलो, स्पोरोपोलेनिन को एनसीईआरटी ने भी हिंदी मीडियम के बुक में वही लिखा है, स्पोरोपोलेनिन ही लिखा है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं, इसका हिंदी इंग्लिश नाम दोनों सेम ही है, स्पोरोपोलेनिन। तो स्काइन किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक प्रकार के ऐसे सामग्री या पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको नेचर में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है, कोई ऐसा आपका अल्कोहलिक चीज नहीं है जो इसे क्या कर सके, गला सके, तोड़ सके, इसलिए परागकण जो है वो लंबे समय तक नेचर में खराब नहीं होते, बने रहते हैं। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये परागकण को प्रोटेक्शन देता है। तो आपसे क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो ऐसे कौन से सामग्री या पदार्थ होते हैं जो काफी ज्यादा मजबूत होते हैं या फिर इसे कोई एंजाइम, नेचर में ऐसा कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है जो इसे तोड़ सके। तो वो कौन सी चीज है? स्पोरोपोलेनिन। तो स्काइन किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की। इसका फंक्शन क्या है? ये परागकण को प्रोटेक्शन देगा। किन किन चीजों से प्रोटेक्शन देगा? ये तापमान से बचाएगा, क्षारीय चीजों से बचाएगा, अम्लीय चीजों से परागकण को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसके बारे में याद रखना है। और ये जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि ये लगातार आपको दिख रहा है बट ये लगातार नहीं होते हैं। जिस जगह पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहां पे छोटे छोटे आपके छिद्र पाए जाते हैं। वहां पे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। कितने छिद्र हो सकते हैं? ये जो छिद्र हो सकते हैं वो हो सकते हैं 1 से 3। तो कहां पे होंगे? तो आउटर मस्ट जो लेयर होगा स्काइन वाली जो होगी वहां पे होगा। इसको हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जर्मपोर। इस पोर को हम लोग क्या बोलेंगे? जर्मपोर। या हिंदी में अगर हम बात करें कि इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे जनन छिद्र। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे जनन छिद्र। इसे हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? जनन छिद्र बोलेंगे। तो ये जो छोटे छोटे पोर है ये पोर कहां पे होंगे? स्पोरोपोलेनिन पर, यानी कि बाह्य चोल पर, या कह सकते हो स्काइन पर। ये आउटर जो लेयर है उस पर कितनी हो सकती है? 1 से लेकर के 3। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि बीच बीच में जहां भी ये बीच बीच में नहीं है ये स्पोरोपोलेनिन, तो ये बीच बीच में नहीं है, इसका मतलब कि डिसकंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है, असतत है। तो और ये जो असतत है यानी कि जहां जहां पे ये स्पोरोपोलेनिन नहीं है वहां पे जो छोटा सा छिद्र है उस छोटे से छिद्र को क्या कहते हैं? जनन छिद्र, या इंग्लिश में कहे तो जर्मपोर। इसका फंक्शन क्या होता है? इससे आपका आगे चल करके जब ये काई कोशिका जो इसके अंदर जो होती है वो जब पोलन ट्यूब बनाएगी ना, परागनली बनाएगी, तो इसी से आपका परागनली जो है वो निकल करके स्टिग्मा के रास्ते जो होते हैं वो नीचे की ओर, बीजांड की ओर प्रवेश करने के लिए जाता है। तो ये जर्मपोर का ये फंक्शन हो गया। अब आ जाइए अंदर वाले लेयर को हमने क्या बोला? अंदर वाले लेयर को हमने बोला इंटाइन। और इंटाइन को क्या कहते हो? हिंदी में अंतःचोल कहते हो। ये जो अंतःचोल होते हैं ये कंटिन्यूअस है, देख सकते हो यहाँ पे लगातार बना है, कहीं भी बीच में यहाँ पे गैप नहीं दिया गया, ये लगातार बना हुआ है। तो ये है आपका अंतःचोल। तो जो कंटिन्यूअस बना होता है वो क्या है आपका? अंतःचोल। कहां होता है? अंदर की तरफ। अंतःचोल अंदर की तरफ। इन टाइम, इन मतलब अंदर, तो ये अंदर की तरफ रहेगा। क्लियर है? तो ये अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। ये किसकी बनी है? ये बनी है पेक्टिन की। और किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। तो हम क्या बोलेंगे कि जैसे अंतःचूल किसकी बनी है? पेक्टिन और सेल्यूलोज की। और इसको एक साथ मिला करके क्या बोल दिया जाता है? पेक्टो सेल्यूलोज। एक साथ मिलाकर के कहीं कहीं पे ये भी लिखा गया है पेक्टोसेल्यूलोज, या आप बोल सकते हो पेक्टिन तथा सेल्यूलोज। तो ये जो अंतःचूल होते हैं वो किसके बने होते हैं? पेक्टिन तथा सेल्यूलोज के जो है वो बने होते हैं। और ये कंटिन्यूअस होता है। और इसके अंदर चलिए, अब इसके अंदर जब जाते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी कोशिका बनती है और एक आपका छोटी कोशिका। ये जो बड़ी कोशिका होती है इस बड़ी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बड़ी कोशिका को हम लोग बोलते हैं, आप लोग अगर इसके बारे में और जानना चाहते हो या फिर लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहां से ले सकते हो, क्योंकि हम इसे मिटाने वाले हैं, तो आप स्क्रीनशॉट रोक करके आप ले सकते हो। तो ये जो अंदर वाली कोशिका होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं काई कोशिका। क्या बोलते हैं? काई कोशिका। इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? काई कोशिका। क्या बोलेंगे इसको? कायिक कोशिका। ये जो काई कोशिका होती है ये आकार में बड़ी होती है। काई कोशिका आकार में क्या होती है? बड़ी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि परागकण के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं काई कोशिका। उसे क्या कहते हैं? काई कोशिका। काई कोशिका किसका निर्माण करेगा? काई कोशिका निर्माण करता है पराग नली का। किसका निर्माण करेगा? पराग नली का। तो ये पराग नली का निर्माण करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसका निर्माण करता है? तो पराग नली का। वेजिटेटिव सेल या काई कोशिका किसका निर्माण करती है? पराग नली का निर्माण करती है। अब आगे की तरफ चलते हैं। इसमें जो छोटी कोशिका होती है उस छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? उस छोटी कोशिका को हम लोग बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जनन कोशिका। और इंग्लिश में बोलते हैं
जनरेटिव सेल। तो ये होता है आपका जनन कोशिका। ये कौन सी कोशिका होती है? जनन कोशिका। ये कौन सी कोशिका दी गई है? जनन कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? जनन कोशिका। जनन कोशिका को कहते क्या है? जनन कोशिका को हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं इसको? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ये कौन सी कोशिका दी गई है? ये कोशिका का नाम है आपका जनरेटिव सेल दिया गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये आपका जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल का फंक्शन, तो सबसे बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, दूसरी कोशिका जो सबसे छोटी होती है उसको हम लोग जनन कोशिका या क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं जनरेटिव सेल। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है यही आगे चल करके परागकण के अंदर नरयुग्मक बनाएगा। तो नरयुग्मक बनाने वाली कोशिका क्या है? आपका जनन कोशिका। नरयुग्मक ये अभी नहीं है, ये नरयुग्मक नहीं है, ये क्या है? आपका जनन कोशिका है जो आगे चल करके नर युग्मक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये याद रखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। तो जब परागकण पे, यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर बता देते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे एक प्लांट हो गया, ये प्लांट में यहाँ पे इसके अंदर परागकण पड़े हैं, तो परागकण जब इस पर आकर के गिरेगा ना, तो दो चीज हो सकती है। दो अवस्था में परागकण जो है वो पराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर दो अवस्था में गिर सकती है। एक या तो टू सेल स्टेज, दो कोश की अवस्था। दो कोश की अवस्था का क्या मतलब है कि इसमें एक कायिक कोशिका और एक आपका जनन कोशिका। तो अगर इस रूप में अगर ये वर्तिकाग्र पर जा रहा है यानी परागन के लिए जा रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो परागकण है जो डेहिसेंस हुआ है या परागन के लिए जब जा रहा है तो कितने कोश की अवस्था में? दो कोश की अवस्था में। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं टू सेल स्टेज। क्या कहते हैं? टू सेल स्टेज। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो जनन कोशिका है ये डिवाइड कर जाएगा। जनन कोशिका क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। और डिवाइड करके क्या बना देगा? ये डिवाइड करके जनन कोशिका बना देगा दो नर केंद्रक। क्या बना देगा? ये दो नर केंद्रक बना देगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये दो नर केंद्रक बना देगा या नर युग्मक बना देगा। क्या बना देगा? नर केंद्रक या नर युग्मक बना देगा। तो कितने नर युग्मक या नर केंद्रक बनाएंगे? दो। कितने बनाएंगे? दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब जनन कोशिका जो थी वो जब डिवाइड करके जब दो नर केंद्रक बना दिया, क्या बना दिया? दो नर केंद्रक बना दिया। क्या बना दिया? दो नर केंद्रक। तो जब दो नर केंद्रक जब बन जाएगा तो ये तो तीन कोश की अवस्था या तीन न्यूक्लिएट स्टेज के रूप में आ गया, तीन केंद्रक अवस्था के रूप में आ गया। तो इस चीज को हम लोग कहेंगे थ्री सेल स्टेज। तो परागकण इस रूप में भी क्या करता है कि वर्तिकाग्र से निकल करके अपराग कोश से निकल करके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये थ्री सेल स्टेज हुआ। और अगर ये थ्री सेल स्टेज में नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? तब ये रहेगा आपका टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज का क्या मतलब है कि उसमें अभी जनन कोशिका है वो अभी नरयुग्मक में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो जब नरयुग्मक में कन्वर्ट हो जाएगा तब वो हो जाएगा थ्री सेल स्टेज। और थ्री सेल स्टेज के रूप में जब आएगा तो जनन कोशिका डिवीजन करके दो नरयुग्मक का निर्माण कर लेगा। तब हम इसे बोलेंगे थ्री सेल स्टेज बोलेंगे। क्लियर इतना? थ्री सेल स्टेज। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि लगभग जो 60%, कितना आपका 60% जो आपका 60% जो परागकण है वो टू सेल स्टेज में गिरते हैं। टू सेल स्टेज में यानी कि एक जनन कोशिका और एक आपका कायिक कोशिका, इस तरीके से। लेकिन आपका जो तीन परागकण जैसे कि और कुछ जो 40% जो बच गया, 60% तो टू सेल स्टेज और आपका जो आपका 40% जो है वो आपका तीन सेल स्टेज है। तो 40% जो है वो आपका 40% जो है वो थ्री सेल स्टेज के लिए जाएगा। और 60% क्या जाएगा आपका? 60% क्या जाएगा आपका? टू सेल स्टेज के लिए जाएगा। टू सेल स्टेज के लिए जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा एनसीईआरटी ने आपको लिखा है और ये आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ बातें हैं जो परागकण के बारे में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि परागकण जो होते हैं वो परागकण का लाइफ क्या होता है, परागकण का लाइफ क्या होता है। परागकण जो है, कुछ परागकण ऐसे भी होते हैं जो एलर्जी उत्पन्न करते हैं और कुछ परागकण जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर परागकण के अंदर जो न्यूट्रिटिव जो पदार्थ यानी कि पोषक तत्व जो पाए जाते हैं उनके बारे में, कि पोषक तत्व उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और भी कुछ बातें हैं, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।